और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। शराब घोटाला दिल्ली का, जिसको लेकर 8 महीने से लगातार चर्चा चल रही थी। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। केंद्र सरकार और बीजेपी मिलकर ये सब कर रही है और अभी तक पैसे के बारे में तो कुछ बात सामने ही नहीं आई है। जांच में कुछ खुलासा नहीं हुआ है। चवन्नी भी किसी के पास से नहीं मिली है और ना ही चवन्नी का कोई भी मामला अभी तक खुलकर सामने आया है। ये बात आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार हर फोरम पर कह रहे थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शराब घोटाले के किंग पिंग जिसको अब तक माना जाता है, उन्हें यह कहकर उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 338 करोड़ रुपए के लेन देन या कहें कि मनी ट्रेल, उसका अब तक खुलासा जांच में हो चुका है। उसके कहीं ना कहीं पूरी तरह से तार जुड़ते हुए जांच एजेंसियों को दिख चुके हैं और इसी के लिए मनीष सिसोदिया को अभी जमानत नहीं दी जा सकती। लगभग 6 महीने का समय अभी बताया जा रहा है कि तब तक अब मनीष सिसोदिया को अंदर रहना ही होगा, यानी जेल में रहना ही होगा। तो इस सब के बाद वो जो सवाल और वो जो आरोप ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसियों पर लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, आखिर उनका क्या होगा? क्योंकि आज का जो ये ऑब्जर्वेशन है, आज की जो बात है, वो तो सीधे उस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है जिसको लेकर ये सभी लोग कहते रहे हैं कि उस पर विश्वास है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ ये मामला आता है और दूसरी तरफ वैभव गहलोत, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, उनकी तरफ से भी आज जो मामला था वो ईडी में जाते हैं। सम्मन के तहत उनको पेश होना होता है और आज उन्होंने भी वहां पर ये बयान दिया कि उनका कहीं कोई रोल नहीं है। तो अब जब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन दे रहा है, आदेश दे रहा है, तो फिर आखिर अब भ्रष्टाचार को लेकर बचाव की मुद्रा में अभी भी विपक्ष क्यों है? इसी पर जरा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले उन बयानों और टाइमलाइन पर नजर डालते हैं जो इस खबर से लेकर चर्चा में रही। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। 8 महीने से तो जेल के अंदर है, उसके पहले से ही ये छापेमारी चल रही है। तो ये इस बात को आज सबूत है कि मनीष सिसोदिया की ईमानदारी पर जो सवाल उठाने की कोशिश की गई थी वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। ये अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का भ्रष्ट चेहरा नजर आता है। ये इनको ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे, छाती ठोक ठोक कर कहते थे ईमानदार ईमानदार है। आज देखिए, एक के बाद दूसरे कोर्ट ने भी कहा कि उनको जमानत नहीं मिल सकती। बहुत जल्द वो बाहर आएंगे और उनके खिलाफ कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाएगा। मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में, तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है। चुनाव के दौरान कर रहे हैं, अब चुनाव हार गए हैं राजस्थान में, ईडी से जीतना चाहते हैं और इनकम टैक्स सीबीआई से जीतना चाहते हैं और कोई रास्ता तो इनके पास है नहीं। जब कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करती है, ईडी के छापों से देश भर में जो चेहरे सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस या उनके सहयोगी दलों के नेताओं के हैं। जब वो जानते हैं कि काम करने से वोट ही नहीं मिलता, जनता को सुविधा देने से वोट ही नहीं मिलता, तो वो क्यों जनता के लिए काम करेंगे? नहीं, ईडी का जो सम्मन आया था वो फेमा के तहत आया था और मैंने उनको कहा कि फेमा से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन हुई नहीं है। तो पहली बात तो ये नोटिस ही जो आया है ये फेमा के तहत आया है। फेमा का हमारा कोई ट्रांजैक्शन मेरा या मेरे परिवार का कोई है।
चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, चाहे वैभव गहलोत हो, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसको निश्चित रूप से बेनकाब किया जाएगा। चलिए, तो मामला दिल्ली से शुरू हुआ, राजस्थान तक पहुंचा, राजस्थान से तेलंगाना भी पहुंचा था और तमाम छत्तीसगढ़ से लेकर जो राज्य सरकारें हैं वो इसको मुद्दा बना रही। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं जरा परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से उनके प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी मौजूद हैं। हमारे साथ दीपक झा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता मौजूद है। हमारे साथ संजीव कौशिक जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और रुझान रखते हैं इनका आम आदमी पार्टी की तरफ। हमारे साथ विजय कृष्णा जी हैं, जो कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं, सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। और खास मेहमान और राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं जरा शुरुआत संजीव कौशिक जी आप ही से करूंगी। सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी रूलिंग दी है आज। अब उस बड़ी रूलिंग के बाद अभी तक अरविंद केजरीवाल ने कोई बयान दिया नहीं है, तो मैं जरा आप ही के मुंह से सुनना चाहती हूँ, ये 338 करोड़ रुपए का जो मनी ट्रेल सामने आया है, ये पैसा कहाँ है? जब ट्रेल सामने आया है तो उसके लिए तो फिर अदालत में वो बताएगी ईडी और सीबीआई ने ये कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। लेकिन एक बात तो तय है कि विपक्षी पार्टियों के लिए और ख़ास करके आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, कैसे वो इसे लेती है। लेकिन यह भी साथ साथ इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक समय अवधि के अंदर में यदि इसकी सुनवाई पूरी नहीं होती है या जगह पर नहीं पहुँचाया जाता है तो फिर उसके बाद में मनीष सिसोदिया सक्षम है उसके बाद में फिर दोबारा जमानत के लिए अर्जी वो दाखिल करने के लिए। एक बात और इसमें तय है कि इसके राजनीतिक निहितार्थ तो हैं ही। हम खूब जानते हैं कि आज यदि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुका होता तो पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अभी तक जो स्थिति है, आने वाले दिनों में हम जानते हैं कि चुनावी माहौल रहेगा और किस तरह की स्थिति होती भारतीय जनता पार्टी की, आप खुद जानती हैं इस चीज़ को। तो सब जानते हैं कि ईडी और सीबीआई जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बचाती है और जिस तरह से साथ एक ऐसी संवैधानिक संस्था जो मिलकर काम करती है सरकार के लिए, सरकार के पक्ष में लगातार हवा बनाने का प्रयास करती है। एक यदि ये केस इस तरह से यदि दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी वो तमाम सारे केस को दरकिनार कर देंगे। ईडी की जो कार्यशैली है और ईडी के जो कन्विक्शन रेट है वो अपने आप में संदेहास्पद है। जिस तरह से काम करने की जो नीति रही है, आप निकाल के देखेंगे कि तकरीबन 98% से ज़्यादा विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर इस तरह के छापे दिए गए या इस तरह की कार्रवाई की गई। क्या करप्ट और इस तरह के कार्यों में लिप्त केवल विपक्षी पार्टियां ही हैं? तो ये तमाम सवाल तो अपने जगह पर रहेंगे ही, लेकिन सबके बावजूद अदालती कार्रवाई के ऊपर प्रश्न खड़ा करने की मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि तय केवल बात ये तय हुई है कि नहीं, एक संदिग्ध लेन देन की बात जो 338 करोड़ की बात लगातार कही जा रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बता रहे थे कि ऐसे जैसे कि वो पैसा पकड़ में आ गया है। कोर्ट ने ये कहा कि ये संदिग्ध लेन देन सामने आया है जिसके वजह से इनको अभी बाहर नहीं जाने दिया जा सकता। जिस तरह की दलीलें रखी गई वो दलीलें निश्चित तौर पे फिर मैं कहूँ कि मनीष सिसोदिया की तरफ से कमज़ोर दलीलें थे, आगे वो अपनी काम नहीं। तो ये मनीष सिसोदिया की तरफ से थोड़ा है, तो पूरी आम आदमी पार्टी, दिल्ली की सरकार पूरा केस लड़ रही है ना, तो उसमें मनीष सिसोदिया। अब सवाल यही है, मैं जरा बाकी मेहमानों के पास आऊं, लेकिन मैं हर्षवर्धन जी आपको डिबेट में लाना चाहूंगी। क्या किसी को बचाने के लिए, और वो किसी कौन है? अरविंद केजरीवाल, इसीलिए केस को कमजोर किया जा रहा है क्या? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस तरह के भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं अंदर खाने, आम आदमी पार्टी के ही लोग अब ये बात करने लगे हैं। देखिए रीमा जी, अगर अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए मनीष सिसोदिया का केस कमजोर किया जा रहा है तो सचमुच ये गंभीर मसला है। लेकिन चूंकि इसके बारे में न तो कोई तथ्य है न कोई प्रमाण है, तो हम सिर्फ ये चर्चा कर सकते हैं। किस पे बात की जानी चाहिए? बात की जानी चाहिए जो अभी तक बार बार सवाल पूछा जाता था, और मैं तो थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। संजीव भाई तो अच्छे व्यक्ति हैं, हमको तो यही पता था कि आम आदमी पार्टी के समर्थक नेता हैं। आज उनकी भाषा तो मुझे लगा कि वो तो विश्लेषक की तरह आज बात कर रहे हैं। आज उन्होंने इस तरह से बात ही नहीं की कि वो आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ संजीव कौशिक जी का संकट नहीं है, ये धर्म संकट आज आम आदमी पार्टी के हर उस कार्यकर्ता, हर उस नेता का हो गया है जिसको इस पार्टी में कभी भी कोई भरोसा रहा। एक शीश महल और एक शराब घोटाला, इसने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के ऊपर जो जनता का भरोसा था उसको शून्य कर दिया है। और अब जब सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है, क्योंकि ये बार बार हमें समझना और जानना जरूरी है कि ये कोई निचली अदालत या दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं है,
ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई देखिए बहुत सी चीजें हैं जिसमें संदेह हो सकता है, जिसमें अभी चर्चा होगी, जिसमें जांच होगी, और जांच तो ऐसे ही होती है, एक बार में सारी जांच तो हो नहीं जाती है। लेकिन एक मसला है जिस पर कोई संदेह नहीं, क्या है वो? 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल स्टैब्लिश हुई। अब अगर 338 करोड़ की मनी ट्रेल स्टैब्लिश हुई है, और इसमें कमाल की बात यह कि जो मनी ट्रेल है, जितना मैं देख पाया, जितना उपलब्ध है, उसके आधार पर ये जो लिकर माफिया है, ये जो ट्रेडर्स हैं यानी शराब कारोबारी हैं, उनके पास जो कमीशन है उसकी मनी ट्रेल का एस्टेब्लिशमेंट है। हाँ। अगर ये एस्टेब्लिशमेंट है तब तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो अभी तक कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है, पैसा कहां है ये बताओ, हमसे क्या लेना देना है, ये तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्या करते हैं कि ईडी सीबीआई को दौड़ा देते हैं और हमारे ऊपर, विपक्ष के ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए तो बड़ा संकट पहले से था। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के ऊपर अब कहां तक जाएगा मामला, मुझे लगता है कि अब तो लोकसभा चुनाव तक जमानत नहीं मिलेगी और उसके बाद शायद अब फैसला भी आ जाएगा। लेकिन जो सबसे गंभीर मसला है, क्या पार्टी को पार्टी बनाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल इसके दायरे में आएंगे? मुझे तो लगता है अब सबसे बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है। संजीव झा जी, क्यों इतने सॉफ्ट हैं आज आप? यही तो सवाल बनता है ना। आम आदमी पार्टी वाले तो मतलब डंके की चोट पर अपने नेताओं को डिफेंड करने के लिए जाने जाते हैं, और उनके जो विश्लेषक है वो भी। लेकिन आज आप थोड़ा सा नरम रुख में हैं, जो हर्षवर्धन जी ने भी कहा। नहीं, ठीक है, हर्षवर्धन जी अपने तरीके से ये बात रख रहे हैं, इसमें नरम या कड़ा होने की बात नहीं है। मूल बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है उससे तो इनकार नहीं कर सकते ना, जो ईडी के जो कन्विक्शन रेट है उससे तो इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, इस पर मैं जवाब देती हूं। सिद्धार्थ यादव जी, कन्विक्शन रेट पर जवाब आ रहा है, लेकिन सवाल तो मेरा सुप्रीम कोर्ट पर है भाई। ईडी सीबीआई जो भी कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आप जो बीजेपी के साथ मिली भगत के आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले, वो मैं समझ पा रही हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर भी अब आरोप है क्या कुछ? देखिए रीमा जी, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी फितरत रही है, जो इनके पक्ष में कुछ कह दे उसके लिए तो ठीक है, अगर नहीं कहे तो भैया ये सारे चोर हैं, ये सारे मिले हुए हैं, ये भैया खास्ते खास्ते केजरीवाल जी भी आएंगे और सभी जजेस का भी नाम ले देंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी नाम ले देंगे, ये सारे ही चोर हैं, सिर्फ मैं ईमानदार, कट्टर ईमानदार, मेरे से ईमानदार कोई नहीं। और ऐसी ईमानदारी निकाली कि एक के बाद एक नेता जेलों में जाते जा रहे हैं, साल साल हो गए, 8-8 महीने हो गए, बाहर नहीं निकल पा रहे। देश की कोई अदालत ऐसी नहीं है जो उनको बेल देने को तैयार है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इतने दिन से चीख चीख कर सभी प्रवक्ता आकर कहते थे कहां है पैसा, कहां है पैसा, बताओ, पैसा लिया तो बताओ। आज माननीय न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ मनी ₹338 करोड़ इज टेंटेटिवली एस्टैब्लिश्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपने पैसे लिए, 338 करोड़ का तो हमको पता है। अब ये केजरीवाल की पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बताना चाहिए कि ये जो 338 करोड़ है ये किस किस के पास रखे। क्या संजीव जी के पास भी कुछ पैसे रखवाए क्या, या राघव चड्ढा जी के घर में रखे हैं क्या, या जो नया शीश महल बनाया था ये 51 करोड़ वाला, जिसमें वो 1-1 लाख के बाथरूम था, वो पर्दा टंगा हुआ था, वो बाथरूम का दरवाजा खुद से खुलता है या उसमें छुपाए हैं, ये गए कहां पैसे? और ये बहुत दुर्भाग्य है रीमा जी इस देश का कि ईमानदारी के नाम पर आज जब आम आदमी पार्टी का कोई नेता आकर के ईमानदारी की बात करता है तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे भेड़िया शाकाहारी होने की बात कर रहा हो। देश में ईमानदारी से बिल्कुल विश्वास उठा दिया। जिस व्यक्ति ने कहा हो कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आया हो, आज उसके सभी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे साथी संजीव जी कह रहे थे कन्विक्शन रेट, ईडी का कन्विक्शन रेट। अरे ईडी को तो छोड़ दीजिए, आपके जो बाकी नेता गए वो कैसे गए? सबको ईडी ने गिरफ्तार किया क्या? एक सत्येंद्र जैन जी को मान लेते हैं, 3 करोड़ रुपए निकले थे, कुछ सोने की गिनियां निकली थी, उनको ले गई ईडी। मनीष सिसोदिया जी को मान लेते हैं, उनने तो 338 करोड़ ले ही लिया है। चलिए संजय सिंह जी को भी मान लेते हैं, किकबैक्स लिए, वो भी अंदर गए, भी बहुत लंबा समय रहेंगे। पर संदीप कुमार जो सीडी कांड में थे उनको तो ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया। जो जितेंद्र तोमर थे फेक डिग्री में, उनको तो ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया। जो विजय सिंगला थे कमीशन को लेते हुए पकड़े गए एसीबी द्वारा, उनको तो ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया। असीम अहमद खान थे, बिल्डर के साथ 6 लाख रुपए ले रहे थे, पकड़े गए। सोमनाथ भारती थे, वाइफ की प्रताड़ना कर रहे थे, वाइफ ने कंप्लेंट करी, जेल में गए, उनको तो ईडी ने नहीं पकड़ा। प्रकाश जरावल थे, महिला के साथ बदसलूकी कर रहे थे। ताहिर हुसैन थे, दिल्ली के दंगों में थे। ये ईडी कहां से आ गई? अरे आपके सारे नेता टॉप टू बॉटम, के मामले अलग
है, वो मामले अलग है, दोनों अलग अलग है ना। बिल्कुल अलग है रीमा जी, पत्नी को प्रताड़ित करना, मैं बिल्कुल अलग है, ये सब मामला तो अलग हो गया ना। बिल्कुल अलग है रीमा जी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं संजीव जी पूरा कर लेता हूँ, आप कहिएगा। मैं पूरा कर लेता हूँ, आप कहिएगा। मैं पूरा कर लेता हूँ, संजीव जी आप कहिएगा। मेरा कहना बस ये है कि ये जो पूरी आम आदमी पार्टी है, जो इस पूरे नैरेटिव बिल्डिंग का काम करती है कि हम ईमानदार हैं, एक ईडी एक सीबीआई हमारे पीछे लग गई है, ये वास्तव में कितने लिप्त हैं, इनके नेता भ्रष्टाचार में, क्राइम्स में कितने लिप्त हैं, उसको देखना। पार्टी को लेकर के बात नहीं कर रही थी, इसीलिए मैं अब जरा दीपक झा जी को भी लेकर आना चाहूंगी डिबेट में। दीपक झा जी, ये जो सिद्धार्थ यादव जी ने जवाब दिया ईडी के कन्विक्शन रेट की, आज वैभव गहलोत भी ईडी के सामने, उनका भी समन हुआ, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी बहुत मुद्दा बना रही है। अब भाई अगर कोई होटल में सहभागी है, होटल में पार्टनर है, उस होटल के साथ कुछ ऐसे हवाला के पैसों का उस पर लिंक का आरोप लग रहा है कि होटल के पास ऐसे पैसे आए, जाहिर तौर पर उसकी जांच होगी। अगर अशोक गहलोत की जगह कोई बीजेपी के नेता होते, उनके बेटे के ऊपर ये आरोप लगते, तो आप लोग भी तो कहते ना जांच होनी चाहिए। तो फिर अब ईडी और सीबीआई कहां से बीच में आ जाती है फिर जांच में? देखिए रीमा जी, सबसे बड़ी बात है जब भाजपा के लोग बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो भाजपा के लोग इतना शानदार झूठ बोलते हैं और 100 चूहे खाते हैं और फिर हज पे चलते हैं। एक से एक नाम गिना दिए। अब आइए आसाम पे आ जाइए, एक मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। नाम तो याद ही होगा क्योंकि आपके मुख्यमंत्री हैं। इनकी पत्नी के ऊपर भी आरोप लगे थे, इनके ऊपर भी आरोप लगे थे। क्या आरोप था? त्रिपाठी जी को भी पता होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाजपा की पैरवी करते हैं, पैरोकार करते हैं और भाजपा के प्रवक्ता तो है ही यहाँ पे। तो बात यह है कि जब आपका आता है अपना पल्ला, आम आदमी पार्टी पर बात नहीं, मैं आम आदमी पार्टी पे भी बात कर लेता हूँ। बीजेपी पर की पैरोकार वो करते हैं, ये कहाँ से सवाल आया? अभी तो उनसे ऐसा कोई सवाल भी नहीं पूछा गया। जैसे वो भाई संजीव जी को बता रहे थे कि प्रवक्ता के तौर पर लगते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ही तब डंके की चोट पर कहा था कि शराब घोटाला हम ही ने उजागर किया है। सुनिए, हम तो नहीं, मैंने कहा संजीव को उन्होंने तो कहा वो आपके भाई बन गए, तब भाई नहीं थे। अरे पूरी बात सुनिए ना मैडम आप। उन्होंने कहा संजीव भाई ऐसा बोल रहे थे कि आम आदमी के प्रवक्ता के तौर, लेकिन आज ना इधर के बोल पा रहे ना उधर के। मैं वो कहा संजीव भाई उन्होंने कहा कि ऐसा बोल रहे थे। बात यह है कि जब आप राम मंदिर का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आता है तो भाजपा कहती है कि मंदिर हम बनवा रहे हैं। भाजपा के नेता कह रहे हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंदिर बन रहा है। तो भाजपा नेताओं के बयान भरे पड़े हैं, पूरा देश देखता है कि हमारे वजह से राम जी का मंदिर बन रहा है, भाजपा की बदौलत। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट बीच में नहीं, आज अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा कह रही है? आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि भाजपा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चैलेंज कर रहा है, भाजपा सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहा है, भाजपा राम मंदिर पे कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं और हम मंदिर बनवा रहे हैं। तो आप पहले ये कहिए कि आप भाजपा बड़ी कैसे हो गई सुप्रीम कोर्ट से? अगर भाजपा के द्वारा मंदिर बन रहा है तो हम सवाल करेंगे कि मामला और फैसले कैसे सही होंगे, लोग शक और संशय की निगाह से देखेंगे। मैं जवाब देता हूं। आज हो सकता है दीपक जी शाम की चाय पी के नहीं आए, थोड़ी बहकी बातें कर आप क्या पीते हैं? दीपक जी मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब नहीं सुनते, ये बड़ी समस्या है। क्या पीते हैं शाम को? आप जानते हैं। अरे भैया अब देखो पर्सनल चले गए, मैं तो चाय पिला रहा हूं आपको। आप क्या कहते हैं? मेरे साथ आइए, हरियाणा का हूं, दूध चाय पीता हूं। जवाब सुन लो। मैंने भी नहीं पूछा, मैं हिंदुस्तान का हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे दीपक जी जवाब तो सुनिए। लेकिन आप क्या खाते हैं? अरे दीपक जी जवाब तो सुनिए। बेडरूम में जानते हैं आप लोगों का चरित्र है। कुछ यहाँ पे टीवी पर डिबेट करिए, मुद्दों की बात करिए, इधर की बात मत करिए। नहीं, बेहुदा तर्क मत दीजिए ना, बेहुदा तर्क मत दीजिए ना। लाइट एंड नोट में कहा, लाइट एंड नोट क्या होता है? लाइट एंड नोट क्या? हेमंता बिस्वा शर्मा को बोलिए ना, हेमंता बिस्वा शर्मा। चलिए अब जवाब देता हूं, कोई बात। अब गुस्सा शांत, पानी पीजिए एक बार ना। अरे 300 करोड़ का आरोप है। अब जवाब तो सुनिए, पानी पीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए। मैं बीच में नहीं बोला किसी को। अरे तो अब आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मेरे को बोला एंकर ने बोलने के लिए, अब आप बीच में ही बोल रहे हैं। अब दीपक जी बीच में मत बोलिए, मैं बोल रहा हूं। देखिए दीपक जी क्या सांसद, दीपक उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था नारायण राणे के खिलाफ, और नारायण राणे आज भारत सरकार के मंत्री हैं। दीपक जी, आपने एक सुप्रीम कोर्ट पर पहले आरोप लगाया ना कि क्या बीजेपी के कहने पर फैसले हो रहे हैं, नहीं उस पर जवाब सुनते हैं। राम मंदिर हमारे फैसले से बन रहा है, उसके ऊपर पहले जवाब सुनते हैं। फिर मैं विजय जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चलूंगी। चलिए देखिए रीमा जी, बहुत बात समझने की है। कांग्रेस पार्टी आज कोई मजबूरी हो सकती है कि आम आदमी पार्टी का भी साथ दे रही है, उस पूरी बात पर कुछ नहीं बोले, भ्रष्टाचार की बात पर, मनीष सिसोदिया जी पर कुछ नहीं बोले, कोई मजबूरी हो सकती है। पर सुप्रीम कोर्ट पर जवाब की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि
कुछ भी बोल दें टेलीविजन पर और देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी कटघरे में खड़ा कर दें, ये उतना उचित नहीं होता। क्या बोला अभी हमारे दीपक जी ने? दीपक जी बोलते हैं कि भाजपा कहती है कि राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, तो ये जो आया है ये भाजपा ये और रुक गए। आप कहना चाहते हैं कि आज का ऑर्डर भाजपा ने निकलवाया? ये गलत कह रहे हैं। बताइए ना, आप क्यों कहते हैं? मैं राम मंदिर पे जवाब देता हूं। अब मैं राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं, आप माफी मांगिए। आप माफी मांगिए। आप जवाब नहीं सुन रहे हैं। अपमान करते हैं। मैं राम मंदिर पे बता रहा हूं। राम मंदिर हम बनवा रहे हैं। अरे दीपक जी, राम मंदिर पे बनवा रहा हूं, बिल्कुल हम बनवा रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। अरे आप माफी मांगिए, देश से भी, राम भक्तों से भी। रीमा जी, कुछ समस्या है तो आप बताइए मुझे कैसे करना है। मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है और हर्षवर्धन जी भी को भी अच्छा लग रहा होगा कि हर्षवर्धन जी ने जो बात कही थी कि संजीव झा जी आज ढंग से आम आदमी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे हैं, तो वो भरपाई आज मनोज जी पूरी तरह से दीपक जी कर रहे हैं। मैं राम मंदिर पे दीपक जवाब जी दे ने दूं। उस बात को पूरी तरह से ले लिया दिल पर और आज वो पूरा अपनी पार्टी का भी और आम आदमी पार्टी। मैं राम मंदिर पे जवाब दे दूं। अरे कुछ टेक्निकल बात आपने उठाई। मुद्दों की बात है, तथ्यों की बात है। नारायण राणे को भूल जाते हैं। अरे अब राम मंदिर तो सुन लीजिए। अरे अब नारायण राणे पे चले गए। राम मंदिर कब तक छुपेंगे भाई? राम ने रावण का निधन करके उसको मुक्त कर दिया था। राम को जवाब नहीं सुनना। छुपेंगे? जवाब नहीं सुनना जी। सबसे कमाल की बात है कि राम के पीछे कब तक? अरे सुनिए, राम के पीछे काले लेनी कब तक छुपेगा भाई? जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं वो। हाँ। आप देना शुभेंदु मुकुल रॉय पे दीजिए, नारायण राणे पे क्या हो रहा है? बंगारू लक्ष्मण पे दीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा पे दीजिए। अरे राम जी पर जवाब सुनिए, राम मंदिर पर जवाब सुनिए। आप मिक्स कर रहे हैं सारी चीजों को दीपक जी। पहले सुप्रीम कोर्ट पर जवाब ले लीजिए, उसके बाद इन नेताओं पर जवाब आएगा ना। पहले जवाब सुप्रीम कोर्ट की बात पर। चलिए राम मंदिर, क्विक जवाब राम मंदिर पे दे देता हूं। रीमा जी, हम क्यों कहते हैं और क्यों हम डंके की चोट पे कह पा रहे हैं कि राम मंदिर हम बनवा रहे हैं? क्योंकि हम अकेली वो पार्टी हैं जिसकी कन्विक्शन शुरुआत से थी, जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखते थे कि हम आएंगे और राम मंदिर बनवाएंगे। और वो कैसे फर्क पड़ा? सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों में कैसे फर्क पड़ता था? क्योंकि देश में हमसे पहले भी एक सरकार थी जो जाकर के कोर्ट में ना कभी कॉन्फिडेंस दिलवा पाई कि अगर राम मंदिर बनेगा तो कोई दंगे होंगे तो उसको रोक पाएंगे क्या? क्योंकि कोर्ट के जजेस तो जाके दंगे रोकेंगे नहीं। कौन जाकर वहां पे जिम्मेदारी लेगा? आज जो अब संजीव जी आप भी जवाब सुनिए। आज जो राम मंदिर बन रहा है वो कौन बना रहा है? उसकी कमेटी किसने बनाई? उसका चेयरपर्सन कौन है? वो मुख्यमंत्री है। और ये समय बदल गया कि आज देश का अटॉर्नी जनरल, ये समय बदल गया कि आज देश का अटॉर्नी जनरल जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहता कि राम काल्पनिक है, वो जाकर के कहता है कि राम का मंदिर बनना चाहिए और उसी स्थान पर बनना चाहिए। ये एफिडेविट कौन देते हैं सुप्रीम कोर्ट में? आप लोग नहीं दे पाते। दीपक जी और सिद्धार्थ जी, मैं जरा विजय कृष्णा जी के पास जाती हूँ, क्योंकि अब अगर राम मंदिर ही मुद्दा आ गया है तो अभी संजय राउत जी ने भी एक बयान दिया था 3 दिन पहले। हालांकि अब वो शिवसेना का पार्ट वो अलग हो गया है, लेकिन विजय कृष्णा जी, शिवसेना और बाला साहब ठाकरे ये तो कब से राम मंदिर की हमारे शिव सैनिकों का उसमें कहीं ना कहीं बहुत योगदान रहा और क्रेडिट जो लेने की बात है वो तो महाराष्ट्र से भी तो आवाज उठती रही है। तो उसमें सिर्फ बीजेपी के लिए कहना और जो बात यहां पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव, इस पर जरा मैं आपसे जवाब चाहूंगी। आप देखिए, इस विषय पर राम मंदिर के विषय पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जो हिंदुओं के प्रतिनिधि बनकर शिवसेना और बीजेपी ने राम मंदिर के लिए बहुत बड़ा उद्यम लिया है, इसमें वीएचपी भी शामिल है, आरएसएस भी शामिल है। पूरा भारत देश में जो लाइक माइंडेड हिंदूस है और माइनॉरिटीज भी इसके सपोर्ट किया है। पक्ष कारण है कि हिंदुओं के पक्ष है। अगर जब हम सब मिलके हमारा जो लीगल प्रोसीडिंग्स होता है, कौन इसके लिए लड़ना है? हम ही लड़ा है। जो शिवसैनिक है और बीजेपी है, करसेवक है, इन लोगों को क्रेडिट जाते हैं, लेकिन हम कानून को मानते हैं। कानून ने हमको न्याय दिया है, इसलिए हम क्रेडिट लेने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो बीजेपी जो क्रेडिट लेता है, जो शिवसैनिक बनकर हम क्रेडिट लेते हैं, हम उसको उस पर गर्व रहना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है कि संजय राउत जी क्यों ऐसा बात कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ऐसा आप क्यों करते हैं? ये अच्छी राजनीति नहीं है, अच्छी राजनीति नहीं है। मैं कह रहा हूं ये बाला साहब ठाकरे, शिवसैनिक, विजय कृष्णा के क्रेडिट में होना चाहिए, ये हर भाजपा कार्यकर्ता के क्रेडिट में होना चाहिए, क्योंकि हम ही राम नाम जप किए हैं। कितने कांग्रेस लोग आके अयोध्या आके राम भगवान की दर्शन किए हैं? एक कांग्रेस नेता का नाम बताइए। आप आके जब प्रवर्तन निदेशालय एक मुद्दा लेते हैं राजस्थान में, गहलोत जी कहते हैं पूरा देश में आतंक मचा रहे हैं,
अरे भाई साहब, हमास को समर्थन देके आप आतंक को मचा रहे हैं पूरा देश में। जरा देखिए, ये प्रवर्तन निर्देशालय आके एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, वो देखभाल कर रही है। अगर आप आके ये फेमा रेगुलेशन एक्ट को वायलेट किया है, वैभव जी ने, जो गहलोत के अशोक गहलोत जी के बेटा, वो आके इससे बाहर आ सकते हैं। कारण है कि पहला जो कानून था वो फेरा है। फेरा में जब आप पकड़ पाते हैं वो आप बन जाते हैं कन्विक्टेड है, लेकिन फेमा में आप आकर एक्यूज्ड है। आपको राजस्थान जनता को बताना है कैसे आपने पैसा आके 100 रुपया का जो शेयर है ट्रिटन होटल का, कैसे आपने 29,500 को बेचा है, और वो पैसा आके मॉरिशस से आपके पास कैसा आ गया है, वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ तो आप कन्विक्टेड हो जाएंगे। इसके बारे में आप बात नहीं करते हैं। और आके मुझे भी पता नहीं है, ये महुआ में ये ओम प्रकाश वुडला एक विधायक है और माँ के साथ माँ को उपयोग करके एक ब्लैकमेल राजनीति करते हैं। वहां मुझ पर ईडी का हमला हुआ है, मुझे बहुत अन्याय हुआ है, मैं आज जंग लड़ने का जा रहा हूं। अरे भ्रष्टाचार आरोपी, आप माँ का सेंटिमेंट नहीं उपयोग कीजिए। माँ का सेंटिमेंट हम मदर इंडिया के मूवी में देखा है। मदर इंडिया में नरगिस जी ने अपने बेटा को गोली मार दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त होना है राजस्थान में। ये चीज की सेंटिमेंट राजनीति करके आप जीत नहीं पाएंगे। आपने इंटरेस्टिंग बात कही, मैं हर्षवर्धन जी के पास आऊं, लेकिन पहले मैं दीपक जी, मुद्दा तो ये है ना भाई कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना हर भारतवासी देख रहा है ना जी। तो फिर उसमें राम मंदिर कहां से बीच में ले आते हैं आप? नहीं, राम मंदिर मैंने बीच में नहीं लाया, मैं तो एक एग्जांपल दिया कोर्ट के लिए कि भाई राम मंदिर बन रहा है हमारे देश में, और हर व्यक्ति जिस सुप्रीम कोर्ट पे गर्व करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, इस देश में कम से कम भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट पे है। तो भरोसा जिस पे है, भाजपा उसके लिए क्या कहती है कि हमारे आदेश से बन रहा, हम बनवा रहे हैं। हमारे आदेश से बना, ऐसा कभी नहीं कहा भाजपा ने, कभी नहीं कहा कहती है हमारे आदेश से बना। ये आप मुझे बता दीजिए किस नेता ने कहा है? हम बनवा रहे हैं, भाजपा राम मंदिर बनवा रही है। पर जवाब दे दिया ना, अब आगे बढ़ते हैं। वैभव गहलोत पर आते हैं जरा। अशोक गहलोत पे आते हैं। अशोक गहलोत पे आने से पहले आज आपको आना पड़ेगा व्यापम घोटाले पे भी आइए। व्यापम घोटाले की जांच मोदी जी क्यों नहीं करवाते हैं भाई? ऐसे व्यापम जांच में क्या दिक्कत आ जाती है मोदी जी को? मोदी जी वही व्यक्ति हैं जो आपने कहा भ्रष्टाचार, बहुत बढ़िया, हम स्वागत करते हैं, आप सारे नेताओं को जेल में डालिए जो भ्रष्टाचारी। मोदी जी 27 जून को कहते हैं चक्की पीसिंग एंड पीसिंग वाले नेताओं के लिए, जो इनके देवेंद्र फडणवीस जी हैं वो कहते थे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग जेल में जाएंगे। तो फिर मोदी जी ने क्या कहा? 27,000 करोड़ का घोटाला कर लिया है। मोदी जी को शायद एहसास हुआ कि भाई 27,000 करोड़ का घोटाला है, हमारी पार्टी में आ जाएगा, हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। कहते हैं आ जाओ हमारे पास और हम उप मुख्यमंत्री भी बना देंगे आपको। और उस 27,000 करोड़ के घोटाले वाले व्यक्ति को सुशोभित कर दिया महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद पे। अब आप क्या कहेंगे इसको कि देश का प्रधानमंत्री भरे मंच पे कहता है कि घोटालेबाज है। अब यहाँ भाजपा प्रवक्ता दलील देंगे, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी जांच चल रही है, अभी रुके हुए नहीं, आप ना आज कुछ एक्चुअली आप कुछ क्या है, सनसनीखेज से आरोप है आज आपके। सनसनीखेज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या भाजपा जो कि विश्व की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास पैसों की इतनी किल्लत हो गई है कि 27,000 करोड़ रुपए के लिए वो किसी को उप मुख्यमंत्री बना देंगे कि वो पैसा पार्टी में आ जाए? मतलब जहां तक मेरी जानकारी है इस वक्त भाजपा को पैसों की मुझे नहीं लगता कि कोई कमी आपने कहा कि दिखाई दे रही है, जरूरत नहीं है क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अलग अलग तरीके से हम इस पर बात कर सकते हैं हर्षवर्धन जी। देश जानना चाहता है कि भाजपा के पास इतना पैसा कहाँ रहा देश में, ये भी बताएं मोदी सिद्धार्थ जी बताएंगे। पहले एक मिनट रुकिए ना, हर्षवर्धन जी से जवाब। मित्र है, अरे सर रुकिए ना, दीपक जी इंडोनेशिया से आप ही की बात का जवाब मैं ले रही हूँ हर्षवर्धन जी से। बता रहा हूँ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी अब आपको बीजेपी की छाप दिख रही है, दूसरी तरफ आप 27,000 करोड़ के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। हर्षवर्धन जी। नहीं रिबा जी, एक तो है कि मैं बाहर हूं लेकिन आनंद मुझे बहुत आ रहा है। कांग्रेस के छोटे बड़े नेता आजकल इस अंदाज में बात करते हैं कि हाथ से विनोद ज्यादा बन जाता है। दीपक झा ने जितनी बात की, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैं उनके बीच में नहीं बोला तो अभद्रता वो नहीं करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। मुझे बड़ा हाथ से आता है ऐसे विषय पर। आप गंभीर मसले पर चर्चा हो रही थी, उसमें कहीं से कोई तर्क, और तर्क भी चलिए कुछ तो तार जोड़ता हो। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों क्रेडिट ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें उसी लिए गिरी है भाई।
भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन चलाया, कांग्रेस ने नहीं चलाया था। तो इसका तो बड़ा सीधा सा जवाब है। आपको अगर लगता है कि कोई भी तर्क आप सुन पाने की क्षमता में नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में रखता दिख रहा हूं, तो ये तो कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता करता है टीवी की डिबेट में। आप भी उसमें शामिल हो गए, कोई बड़ा नया काम थोड़ी ना किया। अब तो इस पर मुझे हंसी आती है, अब तो इस पर नाराजगी भी नहीं होती। अभी तो आप शुरू हो रहे हैं। जो बड़े बड़े आपके नेता है ना, जो बहुत बड़े बड़े नेता, वो भी तर्कों में तथ्यों में हार कर मुझसे यही करते हैं। और आप जो टीवी पर आज कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता के तौर पर आप आगे बढ़े हैं, आप टीवी पर आते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता बने, शुभकामनाएं, लेकिन कम से कम तथ्यों की बात कीजिए। यह सवाल बिल्कुल बनता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन यह भी तो सवाल बनता है ना, जब हेमंत विश्व शर्मा चुनौती देते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल को देते हो, ये आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को देते हैं या कांग्रेस को देते हो, तो कांग्रेस पार्टी को उस मामले को लेकर क्यों नहीं न्यायालय में जाना चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं, इनके खिलाफ चलिए मामला दर्ज कीजिए। क्या आपको लगता है कि देश का कोई न्यायालय, कोई व्यक्ति, कोई सब नरेंद्र मोदी अमित शाह के कहने पर चल रहे हैं? और आज का जो निर्णय आया है, ये निर्णय तो बहुत स्पष्ट तौर पर है ना, लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी। 26 फरवरी से मनीष सिसोदिया जेल में, आज तो मनी ट्रेल की बात है। और दीपक जी, आपको शायद ध्यान में नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली इकाई है, उसी ने इस मामले को इतना, मतलब आपने शायद उस वक्त डिबेट्स में रहे नहीं हो, बहुत मजबूती से रखा कि ये जो आम आदमी पार्टी से शराब घोटाला किया, आप उस मसले पर एक शब्द नहीं बोल रहे। और मुझे लगता है कि जब आप आरोप लगाते हैं या किसी पर भी आप निजी टिप्पणी करते हैं, तो मुझे लगता है आप ही हल्के होते हैं। तो थोड़ा आगे के लिए ध्यान में लीजिए। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो आनंद आ रहा है, आप इसी तरह कुतर्क की कहानियां गढ़िए। दीपक जी को जवाब देना चाह रहे हैं, फिर सिद्धार्थ जी के पास। मैं कहूंगा हर्षवर्धन जी, आप बहुत भद्र पुरुष हैं और आपके साथ भद्रता के साथ ही मैं व्यवहार करता हूँ। भद्रता तो क्या नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं अभद्रता ना करिए आज। लेकिन आप अपनी भद्रता से, अपने भद्र शब्दों में भाजपा की बड़ाई कर गए, ये बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन आप तटस्थ रह के जब सत्ता को सवाल करते हैं, विपक्ष से सवाल करते हैं, तो सत्ता से पूछ लेते अजीत पवार को जेल में होना चाहिए कि आज सिंहासन पे होना चाहिए था। मैं बहुत स्वागत करता, भद्रता पूर्ण शब्दों से आपका स्वागत करता पूरे चैनल पे, पूरे देश के सामने। लेकिन अब आप ये बताइए, कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को आपने ईडी को वो अधिकार दे दिया धाराओं में बदल के 17 के सब सेक्शन 1 में 18 में बदलाव करके आपने सेक्शन 17(1) में बदलाव करके ये कह दिया कि ईडी डायरेक्ट केस दायर कर सकती है, एफआईआर दायर कर सकती है और जांच कर सकती है। आपने ईडी को मजबूत कर दिया, तो ईडी की हिम्मत क्यों नहीं हो रही कि जाके जांच कर ले जिनके ऊपर आरोप भी लगे थे। हेमंता विश्व नहीं, देखिए मेरे व्यक्तिगत कोई नहीं है, तो बहुत आपकी बात समझ गए, वो आपके लफ्ज भी समझ गए। हर्षवर्धन जी जवाब दें। रीमा जी, बस एक लाइन में, अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। जब वो कांग्रेस के साथ सरकार में थे तब भी हैं, आज भी हैं। जब तक वो पूरी तरह से उससे निकल नहीं जाते हैं, तब तक वो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लेने से और उप मुख्यमंत्री बन जाने से भ्रष्टाचार के आरोप खत्म नहीं होते। और उसी तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के ऊपर जो आरोप है, वो भी आरोप जस के तस है, उस पर भी ताली बजाकर तब आगे बढ़िएगा। दीपक जी, ताली का इंतजार। नहीं, मैंने कहा ना, नहीं, आपने जो बात कही उन्होंने कह दिया। देखिए, उन्होंने अजीत पवार पर बता दिया कि क्या है। एक तो पत्रकारों पर मत करिए ना, बेकार में उलझते हैं आप लोग, फिर मुंह की खाते हैं। सुनिए, मैं तो पत्रकारों को जब आप इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं और बायस होकर के आरोप लगाते हैं, तो फिर मुंह की खानी पड़ जाती है ना, इसलिए मत रहने दीजिए। देखिए, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी तो पहले कप का जो पहला सिप लेते हैं ना हर्षवर्धन जी, तो सुबह से शाम तक सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का ही नाम लेते हैं कि इनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाना है, क्या सुप्रीम हर्षवर्धन जी जो अभी बोले यहाँ पे। लेकिन आज अजीत पवार के ऊपर भी कहा, तो हम इसका स्वागत करते हैं। अजीत पवार का भी नाम ले लिया, बहुत बढ़िया बात है। अमित शाह के बेटे का भी नाम ले लेते कि जो 10 लाख रुपए लगा के 80 करोड़ की कंपनी खड़ा कर देते, उसका भी नाम ले लेते तो बहुत अच्छा होता। सिद्धार्थ यादव, ईडी। देखिए रीमा जी, मैंने जो शुरुआत में बात कही थी हमारे साथी के लिए, मैं रिपीट नहीं करूंगा, और कहीं ना कहीं वो सिद्ध हो जाएगी इस डिबेट के अंत तक, मैं मानता हूं। और मैंने कुछ भी बीच में नहीं बोला, मैं ऐसी ही अपेक्षा रखूंगा सबसे कि मेरे को भी अवसर दिया जाए। एक बात, नया एक फॉर्मूला निकाल के लाया विपक्ष, वो है सदाचारी भ्रष्टाचारी फॉर्मूला। अगर अजीत पवार जी महाविकास अघाड़ी में है
और उन पर अगर ईडी ने केस दर्ज किया था तो यह लोकतंत्र पर खतरा था, यह पूरे देश के संविधान को तोड़ने वाला था, पूरा देश विभाजित हो गया था, ईडी का आतंक था और एक बहुत सदाचारी व्यक्ति पर गलत आरोप उन पे लगाए। ईडी तो बहुत गलत एजेंसी है और जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में वो शामिल हुए, यही था तो वो भ्रष्टाचारी। अरे इस भ्रष्टाचारी को आपने पहचाना नहीं, ये पहले से था। ये हर किसी के साथ ऐसा ही करते हैं, आपके साथ रहे तो सदाचारी, इधर आ जाए तो भ्रष्टाचारी। हमारे लिए ऐसे दोहरे मापदंड नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। अगर उन पर पहले ईडी ने केस रजिस्टर किया तो वो केस आज तक रजिस्टर्ड है। हमारे लिए भ्रष्टाचार, सरकार की व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज का काम करना, ईडी जैसी एजेंसीज का काम करना, ये अलग काम है। सरकार, पार्टी, दल, ये अलग काम है। इन दोनों कामों को हम मिक्स नहीं करते और इसीलिए ईडी जैसी एजेंसी, मैं रीमा जी एक बात और आज आपके शो पे कहता हूं, ये ईडी जैसी एजेंसी ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का ही काल है। किसी आम आदमी के घर पे ईडी को जाते हुए देखा क्या? किसी को जाके परेशान करती है क्या? ये भ्रष्टाचारियों का काल है। जो पीएमएलए एक्ट में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों ने जो काला धन जमा कर लिया, जो उनकी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आया हुआ पैसा है, उसको जाके इन्वेस्टिगेट करती है। इसलिए आपके नेताओं के घर आती है तो आपको टीस होती है। देश की सारी जनता जानती है कि ईडी अच्छा काम कर रही है। आप लोगों के सामने आइए, डरिए मत। अशोक गहलोत जी के बेटे को भी नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल बेबाकी से बाहर आना चाहिए, आके कहना चाहिए कि मैं बिल्कुल वो हूं, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। अब 12 साल पहले केस हमने तो रजिस्टर किया नहीं था, जिसने भी किया ईडी को उसकी जांच करनी दीजिए। इतना घबराएंगे तो सबको पता लग जाएगा कि आप चोर हैं। ये पता रुकिए दीपक जी, रुकिए अब एक मिनट रुकिए। संजीव कौशिक जी, क्यों पुराने दिल भूल गए हैं अरविंद केजरीवाल? क्योंकि वो हर बात पर शीला दीक्षित हो, तमाम नेता रहे हों, कईयों से तो खैर बाद में माफी मांगनी पड़ गई उनको कोर्ट के दलील के बाद, लेकिन तब वो ये कहते थे ना कि ईडी से जांच करवाऊंगा अगर मैं सत्ता में आऊंगा और होनी चाहिए, सीबीआई से जांच। और अब उन्हीं एजेंसियों की गाज जब गिर रही है उनके नेताओं पर, उनके मंत्रियों पर, और अब अगला नाम तो उनका भी आ ही रहा है ना। बीजेपी तो मांग कर ही रही है कि अरविंद केजरीवाल के तार जो जुड़े हुए हैं। रीमा जी, तो फिर सवाल क्या है संजीव कौशिक? रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और हर्षवर्धन जी, दोनों आदमी लगातार ईडी और सीबीआई के साथ साथ अदालतों के कार्रवाई के ऊपर लगातार व्याख्यान लोग दे रहे हैं। कुछ आईना हम दिखा रहे हैं, कम से कम अदालती कार्रवाई पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अदालतों ने जो कार्रवाई की है उसके बारे में हम बात करेंगे। ईडी से शुरू करते हैं। ईडी ने 126 राजनेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं, उसमें 119 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से बाहर दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी धुली हुई है, बाकी सारे करप्ट हो गए। अदालती कार्रवाई की बात करते हैं। राहुल गांधी को यदि कोर्ट में ले जाने की बात होती है और उनकी सदस्यता खत्म करने की बात होती है तो कौन सा स्टेट होता है? किस स्टेट में फैसले लिए जाते हैं? कितने आनंद फानंद में फैसले लिए जाते हैं और किस तरह से उसको अगली कोर्ट, उचली अदालतें उसको सही करती है? ये लोग के बीच में नहीं है क्या? मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। यह तथ्य सही नहीं है, यह तथ्य मोदी अगर सबसे ज्यादा और मोदी के खिलाफ में सरनेम के लेकर सवाल होगा तो वहीं पर केस होगा ना गुजरात में, और कहां होगा? क्या यह तथ्य सही नहीं है कि जिस राम मंदिर के फैसले के बारे में अभी यहाँ बात चल रही थी और लोग मजाकिया तौर पे इस बात को ले रहे थे, यह तथ्य सही नहीं है कि उस फैसले के बाद में फैसला देने वाले को कहाँ पहुंचाया गया? यह तथ्य सही नहीं है। यदि इसके बारे में चर्चा कर दी जाएगी तो अवमानना का केस बन जाता है क्या? जो सच है वो सच है, वो बदलता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उन तमाम संवैधानिक संस्थानों का क्षरण किया और जिस तरह से उसको अपने फोकस में लिया है, यह बात आप बहुत अच्छे आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा सा आईना, आपने कहा आईना दिखाने की बात, तो आईना तो ये भी है कि क्या रिटायरमेंट के बाद या तो इस पर एक लॉ बनना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी जज को लेकर उनकी नियुक्ति कहीं और नहीं की जाएगी। बार-बार कहता हूं, नहीं तो ये तो कहीं नहीं सवाल है। बार-बार कहता हूं पुरानी सरकारों की तरफ से ऐसा नहीं हुआ जिसमें आप बीजेपी को धकेल रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है ना सर। फिर संजीव कौशिक, प्रशासनिक सेवाओं और इस तरह से अदालती कार्रवाइयों में जो एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है, वो एक अलग विषय हो सकता है। यदि उनको किसी पार्टी के द्वारा लाभ दिया जा रहा है और वो पार्टी उस पार्टी के पक्ष में यदि फैसला देते हुए दिखाई दे रहे हो तो क्या ये सवाल नहीं बनता? क्या ये जाएगा नहीं जाएगा? तो नहीं है, ये जाएगा नहीं जाएगा? ये सवाल लोगों को पता नहीं है क्या? हम बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आंखों में पट्टी और कानों में रूई रखे बैठे हैं हिंदुस्तान की। नहीं, क्या आप राम मंदिर के खिलाफ हैं? क्या ये ऑफिशियल लाइन है कि अरविंद केजरीवाल राम मंदिर के खिलाफ? खिलाफत की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं पार्टी के पक्ष में राम मंदिर का फैसला हुआ है। क्या सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश के शीर्ष अदालतों में बैठे हुए जो वहां पे न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश थे, उनकी आंखों में आंसू लोगों ने देखा? ये सही नहीं है क्या? रोते हुए नहीं देखा हमने?
यह सही नहीं है कि आरबीआई की साख खा गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्या यह सही नहीं है कि देश में जो चुनाव आयोग है जब तक फटकारें नहीं लगती है तब तक विपक्षी पार्टियों की आवाज उनके कान तक नहीं पहुंचती है? यह सही नहीं है क्या हर इलेक्शन की बात होती है? आप एक नई डिबेट दिल्ली में अगर क्या यह बात सही नहीं है? क्या यह बात सही नहीं है कि सीबीआई को भी फटकार लगती है? संजीव जी, आप क्या बात कर रहे हैं? वही बात कर रहे दिल्ली हैं। में अगर 2 बार आम आदमी पार्टी की इतनी फुल मेजोरिटी से सरकार बनती है तो क्या चुनाव आयोग के आपने जो कहा कान में उनको बोलना पड़ता है तब होता है, ये तब हुआ है? क्या चुनाव आयोग ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रेशर में काम किया है? फिर इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी आसानी से दिल्ली में 2 बार जो सरकार बनी, क्या चुनाव आयोग पर कोई प्रेशर डाला गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से तब सरकार बनी है? मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के बारे में कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि बगैर फटकार तो वो सारे उदाहरण दिल्ली में क्यों लागू नहीं होते? चूंकि दिल्ली की हर्षवर्धन जी जवाब दे रहे हैं इस पर। हर्षवर्धन जी, रीमा जी देखिए, कई बार ये संदर्भ सामने आता है और बिल्कुल मैं तो ये मानता हूं कि ऐसा कोई कानून बन जाए कि कोई भी न्यायाधीश, कोई भी ऐसे अधिकारी जो महत्वपूर्ण पदों पर रहते हैं वो सरकारों में या किसी भी तरह के लाभ के पद पर नहीं जाए। लेकिन चूंकि दूरदर्शन पर बहुत से लोग अभी इस चर्चा को सुन रहे होंगे और संजीव कौशिक जी ने जो कहा वो सही बात है कि रंजन गोगोई उसके बाद राज्यसभा सदस्य बने हैं, तो इसको बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए और अगर इससे लगे तो ठीक है, जो अवमानना होगा उसको झेलिएगा, लेकिन अवमानना से आगे बढ़कर अवमानना नहीं होगी ये सब छोड़ दीजिए। किसके खिलाफ रंजन गोगोई बैठे थे ये पहले देश के लोगों को ध्यान में हो, क्योंकि आधी अधूरी बात जाती तो गलत तथ्य जाता है। दीपक मिश्रा के खिलाफ, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा, और उनके खिलाफ जो सीनियर मोस्ट 4 जज थे, कौन कौन लोग थे? रंजन गोगोई, जस्टिस जे चेलामेश्वर, मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ। यानी रंजन गोगोई उन लोगों में थे जो दीपक मिश्रा के खिलाफ कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जैसे आप चला रहे हैं ये ठीक तरीका नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रोसीडिंग का मसला है, इसमें सरकार कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है। और ये जो आप रंजन गोगोई पर कह रहे हैं, वही रंजन गोगोई उस वक्त टॉर्च बेयरर थे, वही रंजन गोगोई लड़ाई लड़ रहे थे और पूरा विपक्ष कह रहा था कि ये चारों हमारे सीनियर मोस्ट जजेस संविधान बचाने की, देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कम से कम संदर्भ सही रखा कीजिए, वो दीपक मिश्रा के खिलाफ ये चारों जजेस थे, नंबर 1, ये जानना बहुत जरूरी। दूसरा, जब आप किसी जज पर आरोप लगाते हैं, ये कोई 1-2 जज नहीं थे, ये लार्जर बेंच में मामला गया था, ये बड़ी खंडपीठ में मामला गया था। या तो आप सारे न्यायाधीशों को कह रहे हैं कि वो सारे के सारे लोग किसी लाभ के पद के लिए थे, क्या सारे लोग लाभ के पद पर गए? और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही, दीपक झा क्योंकि उत्साह में बोल गए कि भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेती है, और आपने क्रेडिट दे दिया इसी डिबेट में। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो मंदिर बनवाने की बात क्यों करती है? आप कह रहे हैं कि देखिए उनके पक्ष में निर्णय दे दिया। अरे भाई, वो भाजपा के पक्ष का निर्णय नहीं था, ये क्या आप लोग भाजपा के पक्ष में करते हैं? ये राम मंदिर पर निचली अदालत से बरसों से जो वहां जो जिसको हम कहते हैं ना रामलला विराजमान के जो पैरोकार थे, वो मुकदमा लड़ते हुए आए थे। और इस तरह से मुझे लगता है डिबेट को जब आप लोग एक तरफ उठा के ले जाते हैं, तथ्य गायब कर देते हैं। रंजन गोगोई तो खुद ही दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे सर्वोच्च न्यायालय में। दर्शकों को भी पे ही आते हैं त्रिपाठी जी, टीवी की बहस में उसे घुमा दिया जाता है। त्रिपाठी जी फिर तथ्य पे ही आते हैं और तथ्य की ही बात करते हैं। बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पे हम आते हैं। यदि हम ईडी सीबीआई के कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो क्या उसके लिए हमारे पास कोई आधार है या नहीं है? जो आंकड़े हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं, वो आंकड़े सही है या गलत है, इसके बारे में बात करें। अभी सारे लोगों को भ्रष्ट बता दिया जा रहा है, हम एडीआर की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आरोपी तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। उसका क्या आधार है? जब उसका कोई आधार नहीं, उसका कोई आधार नहीं, उसका कोई आधार नहीं। पूरी जांच हो गई, आपका मनी ट्रेल आ गया, 12 साल पुराने पे आप पे केसेस रजिस्टर्ड है, 338 करोड़ आप लेके चले गए, 3 करोड़ रुपए आपके घर से मिल गए, सोने की गन्नियां निकल के आ रही हैं, वो सब आधार नहीं है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी भ्रष्ट है, उसका क्या आधार है? 338 करोड़ कहां बरामद हो गया है? ये 338 करोड़ आपने मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हो गई, अब आपको कोर्ट को बताना है, वही तो कह रहा हूं, पैसा छुपाया कहां है? संजीव जी अपनी जीभ को टटोल लीजिएगा, क्या पता उसमें भी हो। कोर्ट ने कहा है कि ये संदिग्ध लेन देन दिखाई दे रहा है, जिसको हम देखेंगे। संदिग्ध लेन देन नहीं, बात कर रहे हैं, डिनाइंग दिस बेल, दोषी सिद्ध कर दिया गया। मैं बता रहा हूं जस्टिस खन्ना ने आज बोला डिनाइंग दिस बेल बिकॉज मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या दोषी सिद्ध कर दिया गया? क्या एस्टैब्लिश्ड? ये आप लोगों की सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि केवल आरोप अभी दायर नहीं था, और आप इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। ये कल तक आरोप
आरोप हो सकता था, आज आरोप नहीं है, ये आज आरोप नहीं है, कल तक आरोप था। कल तक आप ये भी कह सकते थे कि हम सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, कल तक आप कह सकते थे ईडी तो अभी आरोप लगा रही है। आज कोर्ट ने उस आरोप में सत्य जोड़ दिया है, और सत्यता जोड़ने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 338 करोड़ एस्टैब्लिश हो गए, इससे पहले क्या आप उससे आज नहीं भाग सकते। उसी कोर्ट ने इससे पहले क्या कहा? पूरी डिबेट उसी कोर्ट ने इससे पहले क्या कहा कि किसी एक व्यक्ति को इतने दिनों तक जेल में आप नहीं रख सकते हैं? आप बताइए उसकी, उसमें भी बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये निर्दोष है। उन्होंने इतना ही कहा कि ट्रायल तेजी से जाना चाहिए, जिस पर तो क्यों नहीं जाना चाहिए? जानबूझ के आप लटकाने की बात करते हैं, आप उसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, वही बात तो मैं कह रहा हूं। आप यही कह, संजीव जी बताऊं क्यों इतने दिन नहीं लगाए? क्योंकि अभी पूरी आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बनाएंगे, आप बनाइए, आप भी जाएंगे साथ, आप क्योंकि जो पैसा है वो पार्टी के बनाइए ना। तो फिर आप लोगों ने देखा था पैसे लेते हुए देखा था ना, भारतीय जनता पार्टी को बनाना चाहिए था। संजीव जी ना डरे, अगर आप जेब में कुछ नहीं है तो मत डरिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर जेब में कुछ नहीं है तो मत डरिए, कोई बात नहीं। आपको पता है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैमरे के सामने पैसा लिया था, घूस लिया था, आपको पता है? अरे कौन सी भारतीय जनता पार्टी को पार्टी बना दीजिए आप। अरे यार भैया कहां के संजीव जी बात कर रहे हैं? कहां की बात कर रहे हैं? आपकी बात कर रहे हैं। आप कल भ्रष्टाचार से लड़ नहीं रहे, भ्रष्टाचार से लड़ने के बहाने भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों को डरा रही है। लगातार हर इलेक्शन में इस तरह के सबूत छोड़ती है वो। आप कल हर इलेक्शन से पहले इस तरह की बातें करते हैं। कल कहिएगा कि हमारे साथ गलत हुआ। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आज तो शांत रहिए। हर इलेक्शन में आप तो आज भी कसमें खा महाराष्ट्र के इलेक्शन में सदाचारी, हम सबसे महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले ईडी और सीबीआई के छापे मरवाए, बिहार के इलेक्शन से पहले छापे मरवाए, हमारे लिए बंगाल के इलेक्शन से पहले छापे मरवाए। ये फैक्ट बताइए, मैं आपसे पूछता हूं संदीप जी, तो ये सारे सिद्धार्थ जी, और क्योंकि संजीव जी ने एक बात कही जो अभी तक कांग्रेस भी कह रही है, तो मैं जरा दीपक झा जी आप ही से पूछना चाहती हूँ। अशोक गहलोत भी लगातार यही बात कह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है इसलिए वैभव गहलोत को ईडी समन कर रही है। तो सवाल अब देश में डिबेट का ये भी उठ चुका है कि क्या देश में जांच एजेंसियां अब चुनाव, क्योंकि भारत तो ऐसा देश है जब तक कि एक देश एक कानून नहीं, एक चुनाव नहीं बन जाता है तब तक तो इसी तरह से साल भर चुनाव चलते रहेंगे। तो क्या जांच एजेंसियां चुनावों को देख करके अब नेताओं पर गाज गिराना, उनकी जांच करना या किसी केस की फाइल को ओपन करना बंद कर दे? देखिए ये रूल बनना चाहिए क्या दीपक जी देश में? देखिए आपकी सवालों पे आने से पहले मैं भाजपा प्रवक्ताओं को बात करना चाहूंगा। प्रवक्ताओं नहीं, एक ही प्रवक्ता है यहाँ पर सिर्फ भाजपा के। भारी आप पे ज्यादा ठीक है, अब मुझे कौन है भाजपा के प्रवक्ताओं? अब भाई देखिए वो आप गिनते रहिएगा। नहीं तो आपने आरोप क्यों लगाया? मैं तो आप भाजपा के प्रवक्ताओं को समझाना चाहता हूँ। कौन प्रवक्ताओं? एक सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता है, बाकी सब अपने अपने। हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। एक कहते हैं आप शाम की चाय नहीं पीते, इनको कहते हैं आपके पॉकेट में पैसे नहीं है। एक क्या है व्यक्तिगत आप क्यों होते हो भाई कि आप अपनी पॉकेट में पैसे नहीं है ये नहीं बोला उन्होंने, कहा अपनी पॉकेट देख लीजिए कहीं उसमें भी तो पैसे नहीं है। अरे मुझे चिंता है उनकी होगा तो पकड़े जाएंगे। अरे बीच में मत बोलिए, इतने ज्ञानी पुरुष आपको चाय के लिए कह दिया, दूध में दुखी है, यहाँ पे अभी इसके बाद पिलाएंगे। अब आप ये बात मुद्दों की बात करिए। आपने कहा कि सारे विपक्षी दलों के लिए चुनाव, एक देश एक चुनाव होता था लेकिन समय के साथ प्रासंगिकता खत्म हो गई। एक देश एक चुनाव की बात है। पिछले साल 2018 में जब चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी के यहाँ पे छापे पड़े थे, हाँ। रेड पड़ी थी, हाँ। क्या हुआ उसका? ढाक के 3-5 निकले। तो अच्छा है ना, जांच में कुछ नहीं निकलना भी, जांच में कुछ नहीं, तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए ना। सवाल तो यही है। सवाल ये है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं के यहाँ तो आप छापे डालते हैं और आप अपने गिरेबान को ऊपर ले जाते हैं। आप चुनाव लड़ते हैं मोदी जी के नाम पे, मोदी जी मध्य प्रदेश में जाते हैं, अपने मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं लेना पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री जी की जांच करा लेते हैं। आयुष्मान घोटाले में 15 बेड का हॉस्पिटल है और 1500 मरीजों का इलाज होता है। मोदी जी जांच करा लीजिए ना, डरते किससे? बताइए देश को। सर एक मिनट रुकिए। एक तो कांग्रेस पार्टी के जो आजकल आरोप लग रहे हैं उनमें दम मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा। विजय कृष्णा जी, आपको नहीं समझ में आता लेकिन देश को समझ में आता है। 12,000 करोड़ घोटाले समझ में आते हैं। अडानी ने किस तरीके से घोटाला किया है कोयले में, देश को महंगी बिजली दे रहे हैं। अच्छा ये तस्वीरें हमें जरा सीधे हम इन तस्वीरों को दिखाते हैं। लाइव तस्वीरें आ रही हैं। मेरा माटी मेरा देश जो अभियान पूरी तरीके से चल रहा है, ये कर्तव्य पथ से सीधी आप तस्वीरें लाइव देख रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज इस अभियान के तहत दिखाई दे रहे हैं और पूरे देश भर में इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उनको आयोजित करने की योजना चल रही है। और ये आप दिल्ली के कर्तव्य पथ से, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, कल 4:30 बजे से, और ये जो अभियान है इसमें देश भर के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से मिट्टी को यहाँ पर लाया गया है
और उसके तहत ये जो आप इस वक्त एक बड़ा सा यहाँ देख रहे हैं, अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों की तरफ से ये मिट्टी, और इस वक्त ये हिमाचल के लोग हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से मिट्टी लेकर आए हुए हैं। वहीं की आप वेशभूषा भी देख सकते हैं, हिमाचल की टोपी और हिमाचली मिट्टी लेकर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जो इस अभियान को हिमाचल के लोगों के साथ दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस वक्त मेरा देश मेरी माटी अभियान, कल ये लगभग कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा था। कल शाम दिल्ली में इस कार्यक्रम का, इस अभियान का समापन होगा, जिसमें कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जो अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोग, और जिसमें केंद्रीय मंत्री सभी अपने अपने राज्यों से, जिस राज्य से वो आते हैं वहाँ से अपने राज्य के वासियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ ये मिट्टी लेकर आए, और इस तरह से इस मटके में अलग अलग राज्यों की एक गंगा जमुनी तहजीब के तहत इस मिट्टी को रखा गया है, और कल इसका दिल्ली में समापन होगा। तो ये लाइव तस्वीरें आप दिल्ली के कर्तव्य पथ से देख रहे थे, जिसमें कि मेरी माटी मेरा अभियान, जो कि जिसका कल समापन होना है, उसकी तस्वीरें आज केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की तरफ से। चलिए मैं दोबारा से अपनी इस डिबेट में पहुंचती हूं, और आई थिंक कि ये जो हाँ रुकिए दीपक जी, अब मैं जरा विजय कृष्णा जी के पास जाऊंगी, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो विजय कृष्णा जी, ये जो कांग्रेस के आजकल आरोप हैं, उन्होंने कहा कि कमलनाथ, पिछले चुनाव से पहले कमलनाथ के घर पर रेड हुई थी और कुछ मिला नहीं। सरकार किसकी बनी थी उस वक्त? कांग्रेस पार्टी की। तो इसका मतलब तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल चुनाव में जीत के लिए किया जाता है, इस नैरेटिव में दम कहां दिख रहा है फिर विजय कृष्णा जी? क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान में और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक दिख तो कुछ और रहा था। आप देखिए, जब आप न्यूज मैगजीन्स में आप पढ़ेंगे तो पूरा देश में ये प्रवर्तन निदेशालय और ये सीबीआई के कई जगहों पर रेड्स कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, कन्विक्ट भी कर रहे हैं। मेरा मित्र कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है, बहुत अच्छा है। अगर आप माने तो कन्विक्शन रेट कम हुआ तो आप क्यों इस जो एक्यूजेशन आप पर है आप लॉ के अनुसार क्यों इसको अपोज करने की कोशिश नहीं करते हैं? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो ये ईडी का जब ईडी छापा मारते हैं उसका अलग है। हमारा देश हर 6 महीने के लिए एक राष्ट्र में चुनाव होता ही रहता है। जब हम एक देश एक चुनाव के बारे में हम जब बात करते हैं तभी वो आते हैं ये नहीं हो सकता है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। भारत एक देश नहीं है, भारत का एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ये कुतर्क आके कांग्रेस छोड़ना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात किया है सोनिया जी ने कहा है कि आज आके जो पालस्तीना इजराइल का मुद्दा है, शांति की स्थापना होना है और हमास और पालस्तीना को सिग्नल्स का इश्यू है थोड़ा सा विजय जी, मेरे पास समय की बाधा है। अंत में फाइनल कमेंट एक लाइन में दीपक जी और फिर लास्ट में सिद्धार्थ जी। दीपक, देखिए मोदी जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, बेटियों की सुरक्षा करेंगे। देश आज उस महापुरुष को ढूंढ रहा है। बहुत हुई महंगाई की मार, कहां ढूंढ रहा है क्यों? कहां गया वो? कहां है वो? आग लगी हुई है डीजल में, पेट्रोल में। गरीब आदमी नमक खाता है और प्याज खाता है, नमक और प्याज दोनों में भी भ्रष्टाचार की बात हो रही है। ईडी मैं वही कह रहा हूँ, मोदी जी घर में सफाई करते, अपने नेताओं की सफाई करते और फिर विपक्ष की सफाई करते तो बहुत स्वागत होता है। लेकिन मोदी जी डरा के सारे विपक्षी नेताओं को अपने कुंबे में ले आते हैं। जितने लोगों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे हर डिबेट में ऐसे ही। मैं लास्ट कमेंट देता हूं। देखिए रीमा जी, जो अभी ईडी के कन्विक्शन को लेकर के बात हुई, पूरे इस डिबेट में कुछ हल्की बातें करी गई, इसलिए मैं कुछ फैक्ट देना चाहता हूं। 10 सेकंड है, मैं 10 सेकंड दे रहा हूं। 10 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 108 ईडी की चार्जशीट दायर की थी। हमने 9 सालों में 880 करी है।
ये एक साल में एक केस दर्ज करते थे, हम एक महीने में 8 करते हैं। कोर्ट ने भी अब कहा चुनाव है तो कि होते ही आप रहेंगे। क्यों कर रहे हैं इतना? कोर्ट ने भी आपको फटकार लगा अरे दिया नहीं इसके कहा ऊपर। है, नहीं लगा कहा है, दिया कौन से भैया। में कहा है? अब सुनिए, अब सुप्रीम ये कोर्ट ने चुनाव तो लगा हमेशा दिया होते कि ही आप रहेंगे ऐसे रीमा काम जी। क्यों कर रहे हैं? हर चुनाव से पहले चुनाव पहले होगा, बाद में होगा। जब भ्रष्टाचारियों पर काल की तरह ईडी टूट रही है तो इसी प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी ना। इसको चुनावों से देखना चाहिए ना किसी और से। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है जिसमें देश को एकजुट होना चाहिए। कार्रवाई कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए जब बात देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की होती है तो फिर आज जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में बारीकी से देखें तो दो अहम बातें जो कही गई हैं। एक, 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल जिसको लेकर अभी तक सिर्फ आंकलन ही लगाया जा रहा था और लगातार डिनायल मोड में थी आम आदमी पार्टी। अब वो पैसा कहां है ये जवाब भी लगातार पूछा जाएगा। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के बाद चुप्पी तोड़ने का इंतजार भी है कि आखिर अब वो मनीष सिसोदिया या शराब घोटाले के जो तमाम आरोपी हैं उनके बचाव में क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बात करेंगे। चलिए आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।